मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? त्योहारों का मौसम है और मुझे उम्मीद है विजयादशमी का पर्व आपके लिए बहुत अच्छे से आपने बिताया होगा। और चूंकि एक फॉर्मल क्लास ले रहा हूं, आज कोई अलग से कोई सेशन नहीं है, एक स्पेशल सेशन हमेशा की तरह होता है। आज मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, जो बेसिकली आपके द्वारा फॉरवर्ड किए गए हैं और मेरे असिस्टेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया कि सर छात्रों ने कुछ प्रश्न ये पूछे हैं। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमेशा की तरह चुनिंदा ही होंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है मतलब समझ का फेर है। इसमें क्या डिटेल देना चाह रहे हैं वो, ये बात हम कहना चाह रहे हैं कि डिटेल उन्होंने आखिरकार क्या दी है। ये प्रश्न है स्टेटमेंट का। जैसे कह रहे हैं कि मैगस्थनीज के द्वारा दिए गए विवरणों में कौन सा एक असत्य है। पहले तो ये बात समझ लीजिए आप कायदे से कि मैगस्थनीज के द्वारा दिए गए प्रश्नों में कौन सा एक असत्य है। मैगस्थनीज को आप अच्छे से जान रहे हैं। मैगस्थनीज भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है, इंडिका पुस्तक लिखी है। दो प्रश्न पहले मुझे बताइए, फिर हम लोग आज मैगस्थनीज पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जो आपके प्रश्न हैं अलग अलग भेजे गए उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कंफ्यूजन लगातार है। पहला प्रश्न का जवाब मुझे ये बता दीजिए कि इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ये प्रश्न भी कई बार आया है और मुझे बताइएगा। ये जवाब आपको देना है, ये जवाब आपको देना है। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि मैगस्थनीज भारत आया, उसको राजदूत के रूप में रहने का पूर्व अनुभव था। अगर ये बात सही है तो मैगस्थनीज भारत आने के पहले राजदूत के रूप में कहां था, किसके यहां था? ये जवाब भी आपको देना है कि मैगस्थनीज भारत आने के पहले कहां पर राजदूत के रूप में रह चुका था। मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे भी आया है कि मैगस्थनीज को भारत में आने के पहले वो कहीं पर राजदूत के रूप में रहा था और इसलिए उसको राजदूत के रूप में रहने का विशेष अनुभव था। फिलहाल ये दो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर आप जवाब देते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। लेकिन आज थोड़े कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं आप इससे जुड़ जाइए, क्लास से जुड़िए या मत जुड़िए, इससे आपको तमाम बातें, तमाम सूचनाएं क्लास की मिलती रहेंगी। उससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कभी क्लास डिले हो जाती है तो कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि सर की क्लास आज डिले है या होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो फिलहाल अब थोड़ा सा ऐसे देखो तुम हमारी बात को। वो कह रहे हैं कि मैगस्थनीज भारत आया और यद्यपि कि मैगस्थनीज भारत आकर यहाँ की भाषा, यहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाजों, यहाँ की लोक परंपराओं से सर्वथा अनभिज्ञ था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैगस्थनीज भारत आने के बाद जब वो यहाँ के बारे में जो कुछ भी लिखता है, यद्यपि कि उसकी मूल इंडिका की मूल प्रति हमें मिली नहीं है अभी तक, लेकिन उसके जो विवरण हैं वो अन्य यूनानी इतिहासकारों के विवरणों से हम लोगों ने संकलित किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैगस्थनीज यहाँ की भाषा, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, यहाँ की लोक परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित नहीं था। एक बात, उसने जैसा देखा और समझा वैसा ही लिखा है। तो यही कारण है कि उसके विवरण कहीं कहीं पर थोड़ा सा अंतर विरोध पैदा करते हैं। वो ऐसा लगता है कि कहीं पर वो थोड़े से असत्य से हैं। पहली बात ये समझिएगा कि उसने जानबूझकर कोई गलत विवरण नहीं दिया है। बेसिकली जैसे मान लीजिए वो लिखता है कि भारत में 7 जातियां हैं, भारत में 7 जातियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वो यहां पर वर्ण व्यवस्था और लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों के बीच संबंध
स्थापित नहीं कर पाया, वर्ण और व्यवसायों में अंतर नहीं कर पाया। तो वो लिख देता है कि 7 जातियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे वो लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत में दास प्रथा नहीं है, तो उसने जानबूझ के ऐसा नहीं लिखा कि दास प्रथा नहीं है। वो आप ध्यान दीजिए कि आचार्य कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो समस्या क्या है कि मेगास्थनीज ने जानबूझ के गलत लिखा, गलत नहीं लिखा, वो समझ नहीं पाया। यहां की दास प्रथा और यूनान की दास प्रथा में बहुत डिफरेंस था। वो यहां पर चूंकि दास परिवार का अंग माने जाते थे, समाज का अंग माने जाते थे, तो उसने भारत में दासों के प्रति उतनी कठोरता नहीं देखी जितनी कि उसने यूनान में देखी थी। और यही कारण है कि वो लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो अब मामला, जो प्रश्न आपने भेजा है, सबसे बड़ी बात बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का नेचर ऐसा है कि मेगास्थनीज के विवरण जो उसने लिखा है उसमें कौन सा असत्य है, इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जैसे ये स्टेटमेंट है, समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में था। हाँ ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो लिखता है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो लिखता है कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं, 6 समितियां हैं और 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो 6 समिति, 1 मिनट, 5 सदस्य और 6 समितियां हैं। तो जब 6 समितियां हैं तो कुल नगरों का प्रशासन करने वाले कुल कितने लोग हो गए? 30 लोग हो गए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में कृषि कार्यों में दासों को बृहत संख्या में नियोजित किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट को देखिएगा। भारत में कृषि कार्यों में दासों को बृहत संख्या में नियोजित किया जाता है। यह स्टेटमेंट मेगास्थनीज के स्टेटमेंट से मैच नहीं खाता। क्योंकि मेगास्थनीज लिखता है भारत में दास प्रथा नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये मेगास्थनीज के अनुसार हमें देखना है इंडिया का जो विवरण दिया। और फिर वो लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। आपको ये पता है कि भारत में अकाल पड़ते थे, और मौर्य काल में भी आपने ध्यान दिया है, ये पूछा गया है कि किन अभिलेखों से हमें अकाल के समय, दुर्भिक्ष के समय राजकीय कोष्ठागारों से हमें अनाज वितरित किए जाने के उदाहरण मिलते हैं। तो वो 2 हैं, एक सौगौरा अभिलेख है गोरखपुर वाला, एक महास्थान अभिलेख है, वो बांग्लादेश वर्तमान बोगरा जिले में है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए विवरणों में ये वाला असत्य है कि वो कृषि कार्यों में दासों को वृहत संख्या में नियोजित किया जाता है। क्योंकि मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तदनुसार ये वाला प्रश्न गलत है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। बहुत टेक्निकल टाइप के प्रश्न आपकी तरफ से आए हैं, कुछ नोट किए गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो ये कह रहा है कि अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी ऐसे लिखा है कि अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, वुमेन एंड मेन। ध्यान दो, हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए था। तो ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ऐसे लिखा हुआ है कि अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदी में यह पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना। क्लियर हो रहा है? अब आपको जवाब आसान हो जाएगा। और ये पुस्तक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। क्लियर हो रहा है? ये है ताराबाई शिंदे। एक बुक आपने मेरे पास और फॉरवर्ड की है, प्लेग्स एंड पीपल्स। प्लेग्स एंड पीपल्स, ध्यान दीजिएगा, प्लेग्स एंड पीपल्स, PLAGUES, प्लेग्स एंड पीपल्स। ये पुस्तक किसकी है?
अब मुझे नहीं पता कि ये आपने कहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। ये बेसिकली मुझे लगता है वर्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा ये पुस्तक है एच मैकनेल की है, एच मैकनेल, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसमें इन्होंने बीमारी और इसके बाद लोगों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का विशेष विवरण दिया है। इस प्रश्न को देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न है, वो ये पूछा गया है, आपने पूछा ऐसा प्रश्न अब भारत के इतिहास में तो नहीं आएगा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो क्या कहलाता है, द ग्रीन बुक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, द ग्रीन बुक की प्रस्तावना किसने लिखी थी, द ग्रीन बुक की प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली वही जो खिलाफत आंदोलन में है। क्लियर हो रहा है। तो द ग्रीन बुक ये पाकिस्तान का संविधान है और इसकी जो है प्रस्तावना लिखने वाले हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। एक प्रश्न और ऐसे आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय को भारत के अलावा किसी और देश का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। कोई ऐसे भारतीय हैं क्या जिन्हें किसी दूसरे देश का राष्ट्रगान लिखने का भी गौरव प्राप्त है। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आमार सोनार बांग्ला। ये सारे प्रश्न अभी हम टाइप करवा के आपको दे देंगे, टाइप करवा के दे देंगे। मतलब ये फॉरवर्ड हुए थे छुट्टियों में तो इकट्ठे मैं आज देखा, हमने कहा लाओ अच्छा थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कई प्रश्न है इसमें। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि वो जो शिमला समझौता, हाँ ये देखो, ये लिख के दिया है आपने कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस बिल्डिंग में हुआ था। शिमला समझौता, तो ये तो आपको पता ही है कि इस पे जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इंडिया आए थे उस समय पाकिस्तान से, और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस इमारत, किस बिल्डिंग में किया गया, तो वो है बार्नस कोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं। बार्नस कोर्ट, ये आज राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा जी ने हस्ताक्षर किए थे। वो कहां पर, किस इमारत में किए थे, तो ये प्रश्न है बार्नस कोर्ट, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है। और फिर बाकी आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा परेशानी वाला प्रश्न है। ये एक प्रश्न स्टेटमेंट वाला आपने भेजा है, मतलब इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं। और ये प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो रूपरेखा है, जो डिजाइन है, वो पिंगली वेंकैया ने, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन डॉक्टर पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है, आपको पता ही है। और हमारे ध्वज का भी एक इतिहास है ना, हमारे ध्वज का भी एक इतिहास है। तो एक बात और है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, इस पे जो स्थापित चक्र था, इस पे जो स्थापित चक्र था उसमें कितनी तीलियां थीं? हाउ मेनी स्पोक्स वेयर देयर? सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पर स्थापित चक्र में कितनी तीलियां थीं, बताएंगे क्या मुझे आप? और गड़बड़ मत करिएगा, अगर आप 24 जवाब दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा और सही जवाब है 32, 32 स्पोक्स, है ना। 24 तीलियां हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे अंकित चक्र में हैं। एक बात ये क्लियर करिए पहले तो। फिर वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज डॉक्टर पिंगली वेंकैया ने बनाया, उसकी रूपरेखा, उसका डिजाइन तैयार किया। फिर अगला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है इसमें
कि पिंगली वेंकैया प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे। ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। पिंगली वेंकैया ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और तीसरा स्टेटमेंट जो आपने लिखा है, पिंगली वेंकैया ने 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और उसके उपरांत अपने तिरंगे का डिजाइन या रूपरेखा बनाने पर विचार किया। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि अब जहां से भी आपने ये प्रश्न मेरे पास फॉरवर्ड किया है उसमें बता रहे हैं कि सर कौन सा सही है, सही पता नहीं चल पा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं हमारे पास जो अलग अलग समय पे आपने फॉरवर्ड किए हैं। ठीक है, अब देखो आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न आ जाता है, तो इसमें कम से कम आप ये 5-6 नृत्य याद रखिए। जैसे मोहिनी अट्टम, एक प्रश्न ये आपने फॉरवर्ड किया, इस वो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो ये पता है आपको ये नृत्य कब और कहां पे मतलब इसकी शुरुआत होती है। तो मोहिनी अट्टम बेसिकली आपको पता है कि ये नृत्य है कहां का। तो मोहिनी अट्टम ये नृत्य है, मुझे बताइए कहां का है, पहले तो ये बताइए आप। मोहिनी अट्टम ये नृत्य है केरल का। अब इसमें जो आपने जो विकल्प हैं इसमें ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न ये है कि समुद्र मंथन के उपरांत, समुद्र मंथन के उपरांत अमृत के वितरण के समय, अमृत के वितरण के समय भगवान विष्णु ने जो रूप रख के असुरों को रिझाने के लिए जो नृत्य किया वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो है मोहिनी अट्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है, मोहिनी का रूप धारण करके, ध्यान रखिएगा, जो नृत्य किया और अमृत के वितरण में, ध्यान रखिए मेरी बात में क्या बता रहा हूं, तो वो नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो मोहिनी अट्टम है कहां का, केरल का। ये तो सामान्य बात है, पूछा जाए ना पूछा जाए, भरतनाट्यम कहां का है, कुचिपुड़ी कहां का है, बिहू कहां का है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि वो विष्णु भगवान ने वो कौन सा नृत्य किया था, तो वो मोहिनी अट्टम है। क्लियर हो रहा है, भरतनाट्यम बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न आपका वो बहुत इसमें परेशान होने की बात नहीं है, सामान्य सा प्रश्न है ये। वो कह रहे हैं कि हड़प्पा कालीन मृत भांडों पर विचार करिए। देखिए, अच्छा एक बात और बताएं, हम जो परेशान कहां हो रहे हैं आप, जैसे एक जो सामान्य फैक्ट है, फैक्ट्स पढ़ लीजिए, सूचनाएं आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो परेशानी आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो सत्य असत्य कथन वाले स्टेटमेंट में आ रही है, या फिर आपकी परेशानी वो जो संकल्पनाओं वाले प्रश्न है। संकल्पनाओं वाले प्रश्न का मतलब एक कथन है और एक कारण है, दोनों में क्या रिलेशन बन पा रहा है, इसको लेकर के थोड़ी सी समस्या छात्रों में है। ऐसे ज्यादा नहीं, 1 या 2 प्रश्न होते जरूर हैं। एक बात ये समझिए, कथन कारण वाले, सत्य असत्य कथन वाले 1-2 प्रश्न जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। तो इसमें वो छात्र गड़बड़ कर जाते हैं जो केवल गाइड से फैक्चुअल वन लाइनर इंफॉर्मेशन रट रहे हैं, वो गलत कर जाते हैं इसमें। अभी भविष्य में जो भी प्रोग्राम है, मैं कोशिश करूंगा कि हर पेपर में आपका जो यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं क्लास में, उसमें 2-3 प्रश्न आपके, अगर 25 क्वेश्चन हम लोग ऑन एवरेज 20 से 25 डिस्कस करते हैं, तो 2-3 प्रश्न आपके कॉन्सेप्चुअल भी, वो प्रश्न मृदभांड से है, मृदभांड से है, मृदभांड परंपराओं से। अब आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिकली हड़प्पा के मृदभांड क्या कहलाते हैं, ताम्रपाषाण काल के मृदभांड कहां पे हैं, हत्तेदार मृदभांड कहां पे हैं, सर्वोत्तम मृदभांड कहां से हैं, वैदिक काल के मृदभांड क्या कहलाते हैं, मौर्य काल के मृदभांड क्या कहलाते हैं, गुप्त काल के मृदभांड क्या कहलाते हैं, और मृदभांड परंपराओं पर भी एक प्रश्न है। ठीक है, आपको एक बात और बता देते हैं सभी लोगों को आज, मतलब बहुत ज्यादा बात करने के हम आज मूड में है नहीं, लेकिन फिर भी
जैसे जो छात्र बेसिकली टीजीटी की परीक्षा जिनको देनी है, तो वो इस बात से बिल्कुल भ्रमित ना हो कि उनका पेपर सरल आएगा। पेपर सरल नहीं आ सकता है। फैक्चुअल पेपर भले होगा, लेकिन पेपर में कम से कम आपको 20-25 प्रश्नों में 20 से 25 प्रश्नों में आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कंसंट्रेशन गहनता के साथ पे करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, आप मान लीजिए, मैं समझता हूं 62 या 63 प्रश्न जो भी हैं आपके, इसमें आप 30 प्रश्न तो अच्छे से कर लेंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, 25 से 30 कर लेंगे आसानी से। लेकिन बाकी के 20-25 प्रश्नों में आपको अच्छे छात्र ही फाइट कर पाएंगे। फिलहाल आपको ये प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा के मृदभांडों पर विचार करिए, इसमें रेड तथा ब्लैक ऑन रेड वेयर शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें रेड और ब्लैक ऑन रेड, ब्लैक ऑन रेड मृदभांड शामिल हैं। तो ये ध्यान दो, ये आरबीपी कहलाते हैं, रेड ब्लैक पेंटेड, रेड ब्लैक पेंटेड। बात समझिएगा, इसका मतलब वो पहले रेड ढंग से वो लेपित हैं और उस पे फिर ब्लैक कलर से उस पे जो भी डिजाइन कराई गई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं जो भेजा आपने, अब थोड़ा इस स्टेटमेंट पर आप विचार करिए, हड़प्पा कालीन मृदभांडों पर ज्यामितीय पैटर्न, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये तय हो रही है कि वो रेड ब्लैक पेंटेड है, यानी कि वो रेड रंग से लेपित है और ब्लैक कलर से उस पे जो भी चित्रांकन किया गया है वो है। अब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा कालीन मृदभांडों पर ज्यामितीय पैटर्न एवं चित्रात्मक रूपांकन अधिकतम सजावट पैटर्न है। पहला तो सही हो गया, वो रेड ब्लैक पेंटेड है। वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ज्यामितीय पैटर्न मतलब रेखा गणितीय जो भी उनका पैटर्न है, वो कह रहे हैं कि हड़प्पा कालीन मृदभांडों पर ज्यामितीय पैटर्न एवं चित्रात्मक रूपांकन अधिकतम सजावट पैटर्न है। मतलब मृदभांडों को सजाने के लिए वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न और तरह तरह की जो भी डिजाइन बनाई गई है, जैसे भी बनाई गई है, वो ज्योमेट्रिकल हैं, उसमें मानव रूपांकन नहीं है। ध्यान रखिएगा, मृदभांडों पर मानव रूपांकन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि वो रेड ब्लैक पेंटेड है और वो ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। तो बिल्कुल ठीक बात है, सजावट के लिए अधिकतम ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज किया गया है। अच्छा, फिर इसी तरह 2-3 बातें और मुझे याद आ रही, मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो ये कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल में किस संस्कृति के मृदभांड सर्वोत्तम माने गए हैं? ध्यान रखिएगा। तो अगर ये प्रश्न ऐसे आ रहा है, किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के मृदभांड सर्वोत्तम है, तो वो मालवा संस्कृति है हमारी। मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वोत्तम है। वो कह रहे हैं टोटीदार और हथेदार, टोटीदार और हथेदार मृदभांड किस संस्कृति का संबंध है? तो वो है जोरवे संस्कृति का, महाराष्ट्र वाली जोरवे संस्कृति। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब एक प्रश्न और आता है, ये क्लियर हो रहा है, टोटीदार और हथेदार मृदभांड किस संस्कृति से संबंध रखते हैं? वो जोरवे संस्कृति से संबंध रखते हैं। मालवा संस्कृति के जो मृदभांड हैं वो सर्वोत्तम किस्म के हैं। और जो अगला प्रश्न है वो ये है, आपको लग रहा होगा, वो पूछा जाता है कि लौह कालीन संस्कृतियों से किस मृदभांड का संबंध जोड़ा जाता है? लौह कालीन संस्कृतियों से, है ना? तो अब एक तो बड़ी बात यह है, कि लौह कालीन संस्कृतियों से
उत्तर वैदिक काल का मामला है ये। और उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड है वो है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। ध्यान रखिएगा। अब ऐसे तमाम प्रश्न आए हैं कि ये वाले मृदभांड कहां से मिले हैं, इनके अवशेष कहां से मिले हैं माफी चाहता हूं, NBPW के मृदभांड कहां से मिले हैं, तमाम तरह की बातें हैं। फिलहाल अभी मैं मृदभांड परंपराओं पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आपके द्वारा आज मैंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं थोड़ा सा अब 1-2 दिन हो सकता है अभी विश्राम लूंगा, मैं बहुत बोल पाने की लगातार कंडीशन में नहीं हूं। तो अभी हो सकता है कि कल या परसों मैं क्लास प्रॉपरली ना ले पाऊं, या फिर अगर मैंने क्लास ली है तो 10-5 मिनट केवल आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस कर देंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी फॉरवर्ड हुए हैं जिनके लिए वो ऐसी गहन संकल्पनाओं वाले प्रश्न हैं जिन पर मुझे एक प्रॉपर आधे घंटे 45 मिनट का लेक्चर लेना पड़ेगा। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं, मुझे विदा दीजिए। और जैसा कल होगा हम लोग क्लास में मिलते हैं, या हो सकता है एक नई क्लास लूं या फिर आपकी क्वेरीज ही डिस्कस करूं। मुझे विश्राम दें। धन्यवाद, नमस्कार।